नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम बात करेंगे पंजाब के 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के कि उन चारों सीटों पर क्या स्थिति है। तो उनसे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है पंजाब की एडिटोरियल टीम। हमारे साथ में है राजेंद्र जी, नितिन जी और विशाल जी। बात हम करेंगे विशाल जी से शुरू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे गिद्दड़बाहा सीट के बारे में कि वहां पे क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि अकाली दल तो अब चुनाव लड़ ही नहीं रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। क्या स्थिति लग रही है, किसके बीच में कितना क्या कुछ चल रहा है? अगर हम जैसे गिद्दड़बाहा सीट की अगर बात करें, जैसे गिद्दड़बाहा सीट पर उपचुनाव को लेकर के, तो भाजपा ने जो है यहाँ से जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो है मनप्रीत सिंह बादल को उतारा है। और कांग्रेस की तरफ से जो है प्रदेश अध्यक्ष वरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी है अमृता वड़िंग, उनको मैदान में उतारा है। और उसी तीसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, उन्होंने हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों को मैदान में उतारा है। अब बात करें वोटिंग परसेंटेज को लेकर के और क्या मतलब उनके वहाँ पे मतलब कि अभी जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, तो जैसे अब मनप्रीत बादल, पहले हम भाजपा के कैंडिडेट की बात करें, मनप्रीत बादल को उतारा है। मनप्रीत बादल ने अपनी, जब प्रकाश सिंह बादल थे तब शियत के ही टिकट पर पहली बार जो है वो चुनाव लड़ा था यहाँ से गिद्दड़बाहा सीट से 1995 में। तो 1994 या 95 में चुनाव लड़ा था। तो उसमें क्या कहते हैं, वो अपना उस सीट पर कम से कम वो 4 बार विधायक रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में उनका काफ़ी अच्छा होल्ड भी रहा है शुरू से। और जिस प्रकार से वो सियासी परिवार प्रकाश सिंह बादल से उनका मतलब शियत से उनका अच्छा नाता रहा है, मगर बाद में वो जो है भाजपा में चले आए थे। तो अब भाजपा से उनको टिकट देकर मतलब जिस प्रकार से मैदान में उतारा है, और गिद्दड़बाहा में कहीं ना कहीं कहते हैं वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं शियत का भी काफ़ी दिनों तक वो गढ़ रहा है। तो अब सामने से वही, अब उनके लिए चुनौती कहाँ पे आती है, जैसे सामने से जो है गिद्दड़बाहा सीट पर अब तक विधायक रहे थे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। तो राजा वड़िंग के सांसद बनने के बाद अब पार्टी ने उनकी पत्नी अमृता वड़िंग को मैदान में उतारा है। तो वो भी लगातार जो है तो वहाँ विधायक 2 बार बन के विधायक आए हैं, तो उनका वहाँ से जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा कांग्रेस के लिए माना जाता है। तो अब इसमें बेसिकली आप अब जैसे हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों को भी बनाया, तो वो बेसिकली कांग्रेस से जो है वो मतलब कि इसमें आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो अब इन तीनों के बीच में अगर फाइट को हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो शियत, जिस तरह से वैसे शियत तो मैदान में नहीं है, मगर उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब कि जिसकी तरफ भी शिफ्ट होता है शियत का वोट बैंक, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्लस मार्जिन होगा। अब अगर मार्जिन की बात करें तो प्लस मार्जिन की अगर बात करें तो जैसे वो वोट बैंक किसको जा सकता है, क्योंकि लंबे अरसे तक जो है मनप्रीत बादल ने शियत की टिकट पे वहाँ पे चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके शियत के जो पुराने नेता हैं, जो मतलब कि गिद्दड़बाहा सीट से पुरानी सियासत को जानते हैं, उस हल्के से पुराने मतलब सियासी जमीन से जुड़े हुए, तो इसका कहीं ना कहीं जो लाभ है वो मनप्रीत बादल को भी मिल सकता है। तो इस लिहाज से जो फाइट है वो कहीं ना कहीं जो है वो गिद्दड़बाहा सीट पर जो है मनप्रीत बादल और अमृता वड़िंग के बीच में ही देखी जा रही है। अब हम आगे की सीट की बात करें तो राजेंद्र जी, जो आपका चब्बेवाल जो सीट है, चब्बेवाल सीट पे जो देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ने जो डॉक्टर ईशांक को जो टिकट दिया है, तो अब नए चेहरे को, युवा चेहरे को टिकट देना और साथ के साथ में और आम आदमी पार्टी को अपना जो है गढ़ बचाने और साख बचाने की भी चुनौती रहेगी। क्या कुछ स्थिति बन रही है चब्बेवाल की? चब्बेवाल से पहले तो अपना भाजपा से सोहन सिंह ठंडल चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसी तरह कांग्रेस की बात की जाए तो रंजीत कुमार को कांग्रेस ने टिकट दी है। वहीं आपने अपना जो अपने सांसद है राजकुमार चब्बेवाल, उनके बेटे हैं जो ईशांक चब्बेवाल को टिकट दी है। तो अगर यहाँ पे अगर समीकरण की बात की जाए तो जो ठंडल है यहाँ से पहले भी अपना विधायक रह चुके हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, और हाल ही में शियत छोड़कर अपना भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा ने उनको उसके बाद टिकट दे दी है। तो अभी ये है कि
वो उन्होंने पिछला चुनाव है जो होशियारपुर से लड़ा था लोकसभा का। इसी तरह जो कांग्रेस के उम्मीदवार है रंजीत कुमार, वो बसपा को छोड़कर आए हैं और कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवार बने हैं। तो उन्होंने भी बसपा के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो ये दोनों हैं जो वो बसपा से छोड़कर आए हैं और ये अपना CS से छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपना उम्मीदवार इशाक चब्बेवाल की बात की जाए तो वो अपने पिता की ही तरह अभी इस सियासी मैदान में उतरे हैं। उनके पिता यहाँ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और 2017 और 2022 में, और अभी वो होशियारपुर से सांसद भी हैं। तो अभी ईशांक चब्बेवाल के लिए ये सीट और उनके पिता के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो यहाँ से सांसद भी है तो उनकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से यहाँ पे मामला काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि सोहन सिंह टंडल भी पहले अनुभवी नेता हैं हालांकि, और रंजीत कुमार भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये दोनों की भी यहाँ पे पकड़ है। तो यहाँ पे ईशांत के लिए और उनके पिता के लिए तो काफ़ी ये मतलब कि रोचक मुकाबला होने जा रहा है। जी साकस वाल को भी बना हुआ है, क्योंकि वो 2 बार विधायक भी रहे हैं यहाँ से, उनके पिता। नितिन सर, पंजाब में जो उपचुनाव की स्थिति को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो 2022 में जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और अभी लोकसभा के चुनाव में देखा जाए कि 3 सीटें उन्होंने लोकसभा में भी जीती है, लेकिन पर कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा में 7 सीटें निकाली और उसका जो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा जो अभी के उपचुनाव को लेकर के, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना फर्क पड़ने वाला है? कि क्या आम आदमी पार्टी को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं कांग्रेस आगे दिख रही हो? क्योंकि अभी भाजपा में भी ये सुनने को आ रहा है कि जो अध्यक्ष पद है वो बदलने की भी तैयारी चल रही है, साथ में उनके जाखड़ के भी नाराज होने की बात आ रही थी। तो अभी उपचुनाव भी एक तरह से काफी अहम माना जा रहा है पंजाब में, और वो आगे की भी सियासी चीजों को काफी कुछ तय करेगा। तो आप किस तरह से देख रहे हैं अभी के इस पूरे माहौल को? जी चंद्र प्रकाश जी, ये जो चुनाव है ये इससे सरकार की स्थिति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायक हैं। लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए एक अपनी साख और वहाँ पर जो नेता लड़ रहे हैं उनकी निजी साख, ये दोनों इस बार दांव पर है। वो कैसे है? आप जैसे देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, उनकी पत्नी मैदान में है, वो कांग्रेस में वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी सांसद हैं। इसी तरह गिद्दड़बाहा से वो हैं अमृता वड़िंग हैं, तो अमरिंदर सिंह वड़िंग जो है वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद होने के नाते और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। मीथेर है वहाँ पे बरनाला में, तो वो क्योंकि अब उनकी सीट पर जो भी आदमी जीतेगा वो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करेगा उनको, और मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी वो हल्का रहा है, संसदीय हल्का रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो चुनाव है, इसी तरह डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हैं, उनके बेटे ईशांक वहाँ पर हैं। तो ये चुनाव नतीजों से ज़्यादा कहीं न कहीं साख पर निर्भर करेगा, ये कि क्या इसके जो मायने निकलेंगे वो क्या होंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि शीयद चुनाव नहीं लड़ रहा, उससे समीकरण काफ़ी बदले हैं पंजाब में, और शीयद का भले ही जो राजनीतिक वजूद है इस वक्त थोड़ा सा डावाडोल है, लेकिन उसका एक बड़ा वोट बैंक है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ये वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होगा ये तय करेगा कि किस पार्टी पर जो है लोगों ने विश्वास किया है। अगर कांग्रेस की तरफ ये शिफ्ट करता है तो मान के चलिए 2027 को लेकर के लिए ये एक संदेश होगा कि कांग्रेस में तमाम जो उठापटक हुई, जितने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने से लेकर के नवजीत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद से हटाने से लेकर और अब तक, उस सारी उथल पुथल के बीच लोगों के बीच उसका भरोसा कायम है, ये संदेश जाएगा अगर कांग्रेस इसमें अच्छा परफॉर्म करती है, जैसा उसने लोकसभा चुनाव में भी किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो अभी उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसा पिछले चुनाव में उसका वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन सीट कोई नहीं मिली लोकसभा चुनाव में,
3% के आसपास उसका वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन लोकसभा के जब चुनाव है उसमें वोट शेयर का बहुत अंतर नतीजों में परिवर्तित नहीं होता, जबकि विधानसभा में वो कुछ नतीजों में दिख सकता है उसका असर। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें एक निकालती है, 2 निकालती है, तो वो भी एक विकल्प के रूप में, शीयद के विकल्प के रूप में वो उभर सकती है। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के पास 2.5 साल का अपना जो कामकाज है उसकी परीक्षा का ये घड़ी है। और जालंधर उपचुनाव में उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है जालंधर का जो उपचुनाव था वो अच्छी मैनेजमेंट का एक नतीजा था। मतलब आम आदमी पार्टी ने बड़ी ताकत झोंक दी और किस तरह कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, मोहिंदर भगत को एन वक्त पर वो लेके आए और लगभग एक तरफा चुनाव वो लेके चले गए। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये अपनी जो कामकाजी जो पूरी उसकी एक रिपोर्ट है उसका ये एक नतीजा माना जाएगा। और शीयद के लिए तो क्योंकि वो चुनाव में नहीं है, लेकिन जो उसके वोट बैंक का जो एक शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि क्या पंथक राजनीति को अभी तक लोगों ने इस पंजाब में की जो जमीन है उस पर अभी तक जिंदा माना है। शिरोमणि अकाली दल बैकडोर से कहीं किसी को कुछ सपोर्ट कर रही हो या कुछ कर रही हो, क्योंकि बैकडोर से कुछ कैसे कर सकती है? बिल्कुल। अगर चुनाव नहीं लड़ रही है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इस चुनाव में करेगी। बिल्कुल ये नतीजों के बाद स्पष्ट होगा कि इसका जो बैकडोर से जो आप बात कर रहे हैं वो किसकी तरफ सपोर्ट किया है। अगर वो अंदर खाते, जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो तो भाजपा के साथ साठगांठ है, ये सब कुछ पहले से तय है, और अगर उस साठगांठ के आरोप को सही मान लिया जाए तो नतीजों में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और बीजेपी को फायदा होता दिखेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शीयद ने ये जानबूझकर ये ऐसी गेम चली। आगे अगर हम सीटों की बात करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं डेरा बाबा नानक सीट को लेकर के। तो विशाल सर, डेरा बाबा नानक जो सीट है उसकी क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि देखा जाए तो अभी जिस तरह की, जैसे आपने अभी बात की, चब्बेवाल हो या गिद्दड़बाहा हो, डेरा बाबा नानक भी कांग्रेस का काफ़ी कुछ वहाँ पे अपना इम्पोर्टेंस रखता है, तो क्या इस बार कुछ मामला बदल सकता है वहाँ पे? देखिए, पहले तो डेरा बाबा नानक से हम पहले प्रत्याशियों की जैसे बात करें तो कांग्रेस से जैसे जतिंदर कौर को उतारा गया है, आप से जो है गुरदीप सिंह रंधावा है और भाजपा से रविकरण कालू है। तो अब बेशक डेरा बाबा नानक में मतलब कांग्रेस की सियासी जमीन रही है हल्के से, और मगर फिर कहीं ना कहीं हम उस मतलब कि जैसे अगर इसको देखें तो वहाँ पे कभी कभार जैसे शीयत का भी कुछ वोट मतलब शीयत का भी ग्राउंड लेवल पे आधार कहीं ना कहीं रहा है कुछ ना कुछ। तो ऐसे में अब जैसे भाजपा ने जैसे रविकरण सिंह कालो को मैदान में उतारा है, तो कालो जो है वो मतलब कि एक मतलब उनका बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जो उनके पिताजी थे अपना वो मतलब स्पीकर भी रह चुके हैं पंजाब के, और शीयत सरकार में वे मंत्री भी रह चुके हैं, तो जिनका नाम निर्मल सिंह कालो था। तो ये उन्हीं के बेटे हैं। तो कालो ने मतलब कि वैसे तो हाल ही में अभी शीयत छोड़ी थी और ये भाजपा में ज्वाइन किए थे, तो शीयत का वहाँ पे अच्छा मतलब एक टाइम पे अच्छा होल्ड भी रहा है, और कांग्रेस का भी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ इस सीट पे जो फाइट मतलब जैसे जो देखी जा रही है तो वो इन्हीं दो सियासी उसमें मतलब कि उसको लेकर के है कि इसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा से जो कैंडिडेट उतारा है और जो कांग्रेस की कैंडिडेट है उनके बीच में जो है ये कहीं ना कहीं इसमें फाइट देखी जा रही है। मगर हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि इस सीट पे जो है कि मतलब किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए चुनाव जीतना, बेशक वो सियासी परिवार से पीछे बैकग्राउंड से हैं या जो भी है, यहाँ पे टक्कर जो है वो कड़ी टक्कर रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले होने के कारण जो शीयत का वोट बैंक है वो किस तरफ डाइवर्ट होता है, वो एक सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी चीज़ है वो देखने लायक है, क्योंकि सियासी दल उसको चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर दल आज की डेट में चाहता है कि शीयत का वोट बैंक उनको प्राप्त हो, जो कि उनका विनिंग मार्जिन डिसाइड करने वाला हो सकता है। मतलब शीयत का वोट बैंक इतना नहीं है कि किसी को भी एकदम से वो मतलब शीयत का वोट बैंक सर इतना नहीं है, लेकिन पर अब जैसे पिछला गठबंधन देखा जाए भाजपा के साथ में था, तो क्या
ये जो वोट शेयर है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अब जैसे कि सवाल तो उठता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो सब कहते हैं कि अंदर खाते गठबंधन है, कोई सामने से नहीं कहता, सब कह रहे हैं। लेकिन पर जो यही स्थिति अगर देखा जाए तो अभी शिरोमणि अकाली दल चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन पर उसका वोट शेयर भाजपा की तरफ भी क्या पता बैकडोर एंट्री से भी अगर वो सपोर्ट कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि देखिए इसीलिए शियत का वोट बैंक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादातर किसको मतलब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, वो बीजेपी है। उसका कारण है क्योंकि 25 साल तक दोनों गठबंधन में रहे प्रदेश में, एक लंबे अरसे तक गठबंधन में उन्होंने सरकार रखी, अपनी बनाई और चले। और कहीं ना कहीं इस लोकसभा इलेक्शन जो बीते लोकसभा इलेक्शन है उसमें भी शुरुआत में कहीं ना कहीं दोबारा गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे और बात कहीं ना कहीं हुई थी, मगर सीटों पे चुनाव लड़ने को लेकर के आपस में उनकी सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया था। और कुछ किसान आंदोलन का भी असर था, जो दोबारा दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात ठीक है आपकी कि इसका फायदा जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो शियत से अभी वो भाजपा में शामिल हुए, उनकी सियासी भूमि हमेशा से वो कहते शियत का वोट बैंक रही। तो बीजेपी में आने से उनको कुछ ना कुछ फायदा बीजेपी का प्लस शियत का वोट बैंक उनको हासिल हो सकता है। अब हम अगली सीट की तरफ बढ़े तो राजेंद्र सर, जो अब बरनाला सीट की बात करें तो बरनाला सीट पे आम आदमी पार्टी का काफ़ी हमेशा से रहा है कि जोर रहा है। और अभी की जो स्थिति है, जैसे कि बात की हम जब चर्चा कर ही रहे हैं शिरोमणि अकाली दल की, और तो क्या बरनाला पे कितना वो सियासी आप तौर पे देख रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सभी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। हर कोई चाहेगा कि अपनी सीट निकाले, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि वो भी अपनी सीट निकाल ले। लेकिन पर अभी जो स्थिति बन रही है वो किस तरह से आपको क्या दर्शा रही है कि मतलब कि क्या आगे जा करके उस पर पूरा रहेगा? अगर यहाँ से अपना बरनाला से प्रत्याशियों की बात की जाए तो भाजपा से केवल सिंह ढिल्लों अपना मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस से कुलदीप सिंह ढिल्लों और आप से हरिंदर सिंह धालीवाल है। अगर केवल सिंह अपना ढिल्लों की बात की जाए तो वो अपना 2022 के बाद कांग्रेस छोड़कर अपना बीजेपी में शामिल हुए थे और वो 2 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके पास अपने आप को दोबारा यहाँ पे वापसी करने का अच्छा मौका है और भाजपा ने उन पे अपना विश्वास भी जताया है। इसी तरह अगर कुलदीप सिंह धालीवाल की बात की जाए, वो पहली बार इस बार चुनाव में उतरे हैं कांग्रेस से और वो कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी हैं वहाँ पे, तो उनके पास अपना अभी इस सीट पे साबित करने का अच्छा मौका है उनके पास, क्योंकि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो अगर इसी तरह अगर आप उम्मीदवार की बात की जाए तो आपने हरिंदर सिंह धालीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो जो यहाँ से सांसद है अपना गुरमीत सिंह मीतिहर, तो उनके क्लासमेट भी हैं और जो मीतिहर हैं यहाँ से वो अपना संगरूर से सांसद हैं और इसी तरह वो 2 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, 2017 और 2022 में, तो उसका उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो परिस्थितियाँ ये है आपके लिए सत्ता पक्ष के लिए हमेशा एज रहा है ये जो उपचुनाव है, लेकिन अभी जो हालात हैं कि जो आपके नेता गुरदीप पाठ तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए हैं, तो वो कितना नुकसान आपको पहुँचा सकते हैं वो अगर देखने वाली बात है, क्योंकि आपके लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो कितनी वोट आपकी तोड़ते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि वैसे तो आपका इस सीट पे दबदबा रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं मीतिहर, तो यही इसलिए यहाँ पे थोड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। लेकिन सर बात की, अभी हमने चारों सीटों के बारे में तो जान लिया कि कौन कहाँ से उम्मीदवार है और क्या स्थिति बन रही है, और शिरोमणि अकाली दल के बारे में भी जाना कि वोट शिफ्ट जिसकी तरफ होगा तो काफ़ी स्थिति। लेकिन पर अब जैसे कि अब जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं सबने अपने अपने किसी ना जानने वाले को ही उतारा है, कहीं कोई बाहर से कोई ऐसा नहीं है कि किसी नए चेहरे को मौका दिया गया हो या कुछ। सबको मन में ये है कि बस उन्होंने सीट निकालना है, इस वजह से एक मतलब अपने जानने वाले को ही सीट दिया है, साथ में पत्नी को भी टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो उतना रहेगा कि वो अपनी सीट निकाल लें, या लोग कुछ और समझ रहे हैं? क्योंकि अभी के परिस्थिति में जो किसानों का अभी जो चल रहा है पूरा मुद्दा, एमएसपी को लेकर के पूरा मुद्दा जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि चुनाव जो है कि वो मतलब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या कुछ हो जाए चुनाव में। अभी तो हम कुछ कह रहे हैं, बाद में उसके नतीजे कुछ और आए। वैसे ही ये चारों जो उपचुनाव है इस पे सबकी अपनी अपनी साख तो दांव पे लगी है, अपने जो सीट निकालने के लिए भी अपने जानने वालों को टिकट दिया गया है।
तो कितना इम्पैक्टफुल रहने वाला है इन चारों सीटों पर? एक तो पहली बात जो आपने कही कि अपने जानने वालों को टिकट देने की, तो ये देखिए एक हमारे राजनीतिक सिस्टम की एक खामी बोल लीजिए इसको, कि कहीं ना कहीं परिवार को बढ़ावा देने की जो प्रवृत्ति है वो कम नहीं हो रही। और एक एक चीज़ है कि जैसे आप लोकसभा के लिए चुने गए तो आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में आप प्रवेश कर गए, तो प्रदेश की राजनीति में भी आपकी जड़ें बनी रहें, आपके पांव फंसे रहें, इसके लिए किसी न किसी परिवार के नुमाइंदे को आप आगे करते हैं। ये पुराना ट्रेंड रहा है, पंजाब का ही नहीं, ये राजनीति का एक कॉमन सा ट्रेंड है। तो मुझे लगता है ये जो निर्णय है ये भी उसी प्रवृत्ति का एक नतीजा है कि अब केंद्र की राजनीति में हम लोग चले गए तो प्रदेश की राजनीति में भी अपने पांव फंसे रहे, इसलिए परिवार के एक आदमी को आगे किया गया है, पहली बात। दूसरी जो आपने बात कही कि लोग इसको कैसे देखेंगे, तो अभी दो इश्यूज बहुत पंजाब में सरगर्म है। एक तो धान की खरीद का सीजन है, और अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो इस बार सरकार का जो प्रबंधन है उस पर बड़े बड़े सवाल उठे हैं। धान की खरीद को लेकर के पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रबंधन खराब रहा है, साफ साफ कहा जाए तो खराब रहा है। और आम आदमी पार्टी भले ही ये कहे कि केंद्र स्तर पर कमियां हैं, और हैं केंद्र के स्तर पर भी कमियां हैं, खासकर धान की लिफ्टिंग को लेके जो विवाद हैं, शेलर मालिकों और एफसीआई के गोदाम खाली करने को लेकर के जो विवाद है वो है निश्चित रूप से। लेकिन सरकार को जो तैयारी पहले से करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, तो उसका असर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको प्रबंधन का असर इस चुनाव पर पड़ेगा। और दूसरा जो इशू है वो पंथक इश्यूज हैं पंजाब के। अभी एसजीपीसी के चुनाव हुए हैं और शियत भले ही चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन एक संदेश गया है कि लोग कहीं ना कहीं पंथक मुद्दों को लेकर के संजीदा हैं, और जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, हालांकि वो शियत की सरकार में वो ज़्यादा हुआ, चाहे वो राम रहीम का मुद्दा हो या और कोई इश्यूज़ हो, उन पर समय पर कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कहा कि हम आकर के ये करेंगे, तो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी के बाद एक और एसआईटी, कई सारी एसआईटी बनी, लेकिन कुल मिलाकर के कोई ऐसा नतीजा दिखा नहीं। तो ये दो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहेंगे। और तीसरा एक आप मान सकते हैं कि जो जालंधर के उपचुनाव का जो एक संदेश है वो ये है कि लोगों को सीधा सीधा काम से अपने काम की परफॉर्मेंस जो है मतलब विधायक की या सांसद की उससे मतलब है। तो जालंधर में काम जो है वो थोड़े पिछड़ गए थे और राजनीति हावी हो गई थी, तो उसको लेकर के लोगों ने एक स्पष्ट वो किया कि हमको क्योंकि सरकार है, सरकार का विधायक चुनेंगे तो काम का जो फंसे हैं वो स्पीड अप होंगे। तो शायद ऐसा कुछ अगर सोचेंगे लोग तो आम आदमी पार्टी को कुछ इसमें सत्ता में है तो कहीं ना कहीं एक एज जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा। जैसे लोकसभा का परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो 3 सीटें निकाल लेना, और भगवंत मान का बिल्कुल ही एकदम से कैंप समझ लीजिए कि जालंधर में ही कर लेना, अपने घर बदल करके पूरा, तो उन्होंने पूरा फोकस मतलब कि चुनाव ये था कि उन्होंने अपना जीतना ही जीतना है और निकालना ही निकालना है। आज हमने चारों सीटों की बात की, साथ के साथ ही शिरोमणि अकाली दल की जो स्थिति को लेकर के भी हमने की कि वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन पर वोट शेयर किसकी तरफ जाता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। उस जिस पार्टी को भी मिलेगा लगभग कह सकते हैं कि क्या पता वो जीत की कगार की तरफ बढ़े। अब देखना होगा, वो तो जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा कि किसको फायदा मिला है, किसको नुकसान हुआ है। ऐसी चर्चा के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब हरियाणा के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।